मोर्चा का जनपद कुशीनगर में मंडल स्तरीय सम्मेलन। एक एजेंडा ये है कि जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। दूसरा एजेंडा है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक नहीं एक संवैधानिक समुदाय है। तीसरा एजेंडा है कि ओबीसी का इस्तेमाल नहीं संवैधानिक अधिकार को। और चौथा एजेंडा है कि फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर राष्ट्रव्यापी संगठन एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मिला करके 4 एजेंडे पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और फूले साहू अंबेडकर की जो विचारधारा है, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा संकट है। ये बहुत बड़ा संकट क्या है कि पिछड़े वर्ग में फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा का बहुत बड़ा अभाव है। और ये अभाव क्यों है? ये अभाव जानबूझकर पैदा किया गया। फूले साहू अंबेडकर में 2 पिछड़े वर्ग के, फूले और साहू। फूले साहू अंबेडकर 3 का नाम लिखा गया है। 3 में 2 पिछड़े वर्ग के हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और छत्रपति साहू जी महाराज। पिछड़े हेलो तो 2 पिछड़े वर्ग में पैदा हुए। लेकिन जो पिछड़े वर्ग में पैदा हुए है उनके बारे में ही पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं। कल मैंने एक ओबीसी के व्यक्ति को पर्चा दिलवाया और उसको कहा कि छत्रपति साहू महाराज की जयंती कल मनाई जा रही है। तो कल है 26 जून को, तो अंबेडकर नगर जिले में उस मौके पर बड़ा कार्यक्रम है कल। तो उसको पर्चा दिलवाया तो उसने कहा कि ये साहू महाराज कौन है। तो ऐसे एक बार मैं बदायूं गया, तो बदायूं में हमने अपने साथियों को कहा कि छत्रपति साहू महाराज की जयंती यहां मनाना है। तो हमारे एक साथी थे सर्वेश पटेल जी, उन्होंने कहा पटेल जी एक साहू महाराज की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या समाज के लोग साहू महाराज को जानते हैं? तो हमने कहा पहले बिल्कुल नहीं जानते थे, अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे। तो उन्होंने कहा आपके पूर्वांचल में जानते होंगे, हमारे यहां नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाता। तो उनकी गाड़ी में मैं बैठा, तो जितने बड़े बड़े ओबीसी के लोग थे, ईंट भट्टे के मालिक, राइस मिल के मालिक और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों के पास मुझे लेकर गए और उनको पूछा कि छत्रपति साहू महाराज को आप जानते हैं क्या? तो वो कहते थे कि ये कौन से गांव के रहने वाले। जब उनको पूछते थे कि साहू महाराज को जानते हैं क्या, तो उनको लगता था बदायूं के किसी गांव के होंगे कोई साहू। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा समस्या वाली बातें हैं कि जो हमारा खास तौर से ओबीसी समाज है, उस समाज में जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा अभाव है। तो यहां जितने लोग आए हैं ये लोग कम नहीं है। कम तब नहीं है जब यहां से जाने के बाद इस मुहिम में लग जाए, और अगर यहां से जाने के बाद मुहिम में नहीं लगते, क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे बोरे भर सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं, मुझे मुट्ठी भर ऐसे अनाज की जरूरत है जिससे अंकुरण हो सके। तो अगर ये अंकुरण करने वाला अनाज बनते
तो फिर तो इतने लोग बहुत हैं। तथागत बुद्ध जब सारनाथ गए तो अपना पहला संदेश 5 लोगों को देने का काम किया था, और वो संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। तो लोग कम हैं या ज्यादा हैं, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि लोग यहां से जाने के बाद क्या करते हैं। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए और ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को धक्के मारकर बाहर किया, तो ज्योतिबा फूले को बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका अपमान हुआ था। और जब वो दुखी थे तो अकेले थे। जब वो दुखी थे तो अकेले थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मणों की बारात में गया और ब्राह्मणों ने कहा कि ये माली जाति का व्यक्ति, ये शूद्र वर्ण का आदमी, ये हम ब्राह्मणों की बारात में क्यों आ गया है। और ब्राह्मणों ने धक्के मारकर ज्योतिबा फूले को बाहर कर दिया। तो ज्योतिबा फूले को लगा कि मुझे बहुत अपमान लग रहा है, लेकिन जिनके गले में मटका बंधा हुआ है, जिनके पीछे झाड़ू बंधी हुई है, महाराष्ट्र में पूना में जो पेशवाओं का राज था, तो पेशवाओं ने वहां जो अछूत लोग रहते थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते थे, उनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा कि मुझे धक्के मारकर बाहर किया गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन इन लोगों को गले में मटका बांधा हुआ है, पीछे झाड़ू बांधा हुआ है, इन्हें अच्छा ही नहीं लगे, इन्हें बुरा नहीं लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे धक्के मारकर बाहर किया गया, मुझे खराब लग रहा है, मुझे अपमान महसूस हो रहा है, इन्हें नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो ज्यादा पीड़ित होता है वही क्रांति करता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिसको ज्यादा एहसास होता है वो क्रांति करता है। मतलब जो ज्यादा पीड़ित है वो क्रांति करे, ये जरूरी बात नहीं है। जिसको ज्यादा एहसास होगा वो क्रांति करे। उदाहरण के तौर पर जैसे तथागत बुद्ध कमजोर घर के नहीं थे, गरीब घर के नहीं थे, लेकिन उनको एहसास हुआ राजा के लड़के थे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर क्रांति करने का रास्ता चुना। ज्योतिबा फूले के पिताजी फूलों के बड़े व्यवसायी थे, अच्छी फैमिली के थे, लेकिन उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना क्योंकि उन्हें एहसास हुआ, जब ब्राह्मणों ने उनको अपमानित किया तो उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने सोचा कि ये अपमान क्यों हो रहा है। वो चाहते तो एक ब्राह्मण जिसने धक्का मारा उसके खिलाफ लड़ सकते थे, जैसे आज के दौर में होता, किसी ने हमको गाली दिया तो मुझसे ही तो लड़ रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले भी चाहते तो वो भी जिस ब्राह्मण ने उनको धक्का मारा उसके खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन ज्योतिबा फूले ने सोचा कि मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरे पहले भी लोगों का हुआ, मेरे बाद भी लोगों का होगा, तो इस अपमान का कारण क्या है। तो ज्योतिबा फूले को यह बात समझ में आई कि इस अपमान का जो कारण है वो कारण ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, भेदभाव के आधार पर खड़ी हुई है। ये व्यवस्था इस अपमान का कारण है। ज्योतिबा फूले ने सोचा जब ये व्यवस्था अपमान का कारण है तो एक व्यक्ति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति से हम लड़ लेंगे, उसको परास्त कर देंगे, लेकिन ये व्यवस्था रहेगी तो हमारे लोगों का अपमान भविष्य में भी होता रहेगा। इसलिए इस व्यवस्था को ही खत्म करने का लक्ष्य ज्योतिबा फूले ने रखने का काम किया।
फिर ज्योतिबा फूले ने सोचा कि मेरे को धक्का मारकर बाहर किया तो मुझे अपमान लगा, इनके गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, इन्हें अपमान नहीं लग रहा है। तो ज्योतिबा फूले को सोचते सोचते समझ में आया कि मुझे अपमान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ बातें समझ में आती, उसका सम्मान क्या है, उसका अपमान क्या है। मान सम्मान की भावना सबको समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को समझ में आती। अगर आप गांव देहात में देखो, किसी को अगर ऊंची आवाज में बात कर दोगे तो उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाता है और बुरा मान लेता है। और किसी को दिन भर उल्टी सीधी गाली लोग देते रहते हैं, वो हंसी मजाक करता रहता, क्योंकि उसको अपमान महसूस नहीं होता है। तो ज्योतिबा फूले ने ये सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो पढ़ा लिखा होने की वजह से मुझे अपमान का एहसास हो रहा है, इन लोगों को नहीं हो रहा। जब ज्योतिबा फूले को यह समझ में आया तो उन्होंने कहा इसका मतलब पहले पढ़ाना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने सोचा इसका मतलब लोगों में जब आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी तभी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। आत्मसम्मान पैदा करना होगा, तो आत्मसम्मान पैदा करने के लिए पढ़ाना होगा। तो 1 जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने अपना पहला स्कूल खोला। और जब पहला स्कूल खोला तो कहा बिना विद्या के मति नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गत के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। मतलब ये सारा शूद्रों का सत्यानाश क्यों हुआ? तो इसकी जड़ में अविद्या है, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार इनसे छीन लिया गया। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो मान सम्मान स्वाभिमान की भावना खत्म हो गई है, और मान सम्मान स्वाभिमान की भावना खत्म हो गई है तो ये अपने हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने पढ़ाने का काम किया। फिर ज्योतिबा फूले ने देखा कि समाज की 50% आबादी तो महिलाओं की, अगर महिलाओं को छोड़कर समाज को शिक्षित किया जाएगा तो 50% आबादी तो अशिक्षित ही रह जाए, क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनके पढ़ने से पाप बढ़ता है। तो पाप बढ़ता है तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को पढ़ाया और उनको महिलाओं को पढ़ाने के काम पर लगाया। ओबीसी समाज के लोगों के पास भी बहुत बड़े बड़े स्कूल अब हैं, मगर उन स्कूलों में जब वार्षिक उत्सव होता है तो सावित्रीबाई फूले की फोटो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उनको ही नहीं पता है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले है। पढ़ने का अधिकार तो हमको मिल गया, लेकिन क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास में, सिलेबस तय करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास में। आपको स्कूल खोलने का अधिकार है, स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ाना है ये तय